मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है हमेशा की तरह बढ़िया होंगे। अपने और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, टॉपिक है हमारा आज का धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक फरिश्ता या फ्रॉड। क्या है इनके पीछे का पूरा सच जानेंगे हम आज के इस एपिसोड में। शुरू से शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का एक जिला है छतरपुर। वही छतरपुर जहां सैकड़ों वर्ष पुराने खजुराहो का एक मंदिर है और मूर्तियां हैं। इन्हीं खजुराहो की ओर से दिल्ली से जाती है ट्रेन अक्सर छतरपुर के पास रुक जाया करती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि छतरपुर के पास रुकती है, यानी कि रेलवे स्टेशन पर नहीं। खासकर मंगलवार और शनिवार के दिन खजुराहो की तरफ जाने वाली ट्रेनों के बीच में ही चैन खींचकर रोक दिया जाता है, जिसमें से उतरती है एक बहुत भारी संख्या में भीड़। और इस भीड़ का इंतजार बाहर खड़ी टैक्सी, टेम्पो और जीप वाले कर रहे होते हैं, जो इस भीड़ को यहां से भरकर 35 किलोमीटर दूर एक खास जगह लेकर जाते हैं, जिसे लोग गड़ा गांव के नाम से पुकारते हैं। इस गांव में मौजूद है बाबा बागेश्वर धाम, जहां 26 साल का एक बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बैठते हैं। वही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बन चुका है बागेश्वर सरकार, जिसके दरबार में असली सरकार, असली मुख्यमंत्री, असली गृह मंत्री तक पानी भरने के लिए आते हैं। वही धीरेन्द्र शास्त्री जो आज जहां खड़ा होता है, वहां सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी लाइनों में कतार लगा करके खड़े होना शुरू कर देते हैं और अपनी भविष्य लिखवाने के लिए लाइन में लग जाते हैं। इसीलिए आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बनने की पूरी कहानी। क्यों मुख्यमंत्री से लेकर के गृह मंत्री तक सब एक 26 साल के लड़के के आगे नतमस्तक है। कैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लोगों को ढूंढने के नाम पर अपने पाखंड के साम्राज्य को स्थापित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी है मध्य प्रदेश का एक गांव है गड़ा। ये वहीं से ये कहानी की शुरुआत होती है, जहां एक पहाड़ी पर 300-400 साल पुरानी एक शंकर जी की मूर्ति स्थापित की गई थी। पास ही के गांव के लोग अंतिम संस्कार भी वहीं करते थे। लोकल लोग जहां एक पहाड़ी पर 300-400 साल पुरानी शंकर जी की मूर्ति स्थापित की थी, पास ही के गांव के लोग अंतिम संस्कार भी वहीं करते थे। लोकल लोग कहते हैं कि एक वक्त पर इसे मरघट पहाड़ी के नाम से बुलाते थे, क्योंकि ये बुंदेलखंड का एक पिछड़ा इलाका है और बाकी देश के हसन की तरह ही यहाँ भी कुछ लोग तंत्र सिद्धि के लिए आते जाते रहते हैं। जैसे सरल भाषा में कहें तो जादू टोना करने के लिए आई थी। जब लोग परेशान होते हैं या उनके यहाँ कोई रोगी लंबे समय तक ठीक नहीं होता है, तो वो मायूस होकर इस तरफ मुड़ते हैं और स्वाभाविक रूप से ये कम शमशान के करीब यानी के मरघट पहाड़ी के करीब का लंबे समय से ये होता आ रहा है। दावा किया जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी यानी के सेतुलाल गर्ग ने शंकर जी की मूर्ति के पास ही एक हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करवाई थी। साल 1986 में एक छोटे से मंदिर के रूप में तब्दील कर दी गई। धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी इस मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे। लोग उन्हें दादा गुरु के नाम से पुकारते थे। बुंदेलखंड में इस मंदिर की स्थापना हो जाने के बाद इस पहाड़ी पर जादू टोना और सिद्धि जैसे काम और ज्यादा फलने फूलने लगे। दादा गुरु को इस तरह की पूजा पाठ करते हुए देख धीरेन्द्र कृष्ण का भी इस पर असर पड़ना शुरू हो गया। अपने मुश्किलों के दौरान ही धीरेन्द्र इसी मंदिर में आकर के बैठने लगे। इन्हीं पूजा पाठ और जादू टोना के बीच पला बढ़ा, यहीं पे बैठा, धीरे धीरे सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा, समझा। उसके बाद धीरे धीरे अपने नाम के साथ शास्त्री जोड़ने लगा। उसका नाम धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो गया। यानी शास्त्रों का ज्ञान, विद्वान भले ही शास्त्रों की जानकारी न हो, लेकिन अब धीरेन्द्र स्वभाव से तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री बन चुके हैं। 1996 में धीरेन्द्र कृष्ण का जन्म गड़ा गांव के रामकृपाल गर्ग और स्वराज गर्ग के घर में पैदा हुआ था। भाई बहनों में धीरेन्द्र कृष्ण सबसे बड़े हैं। इनकी बहन का नाम रीता अग्रवाल और शालिग्राम गर्ग। इसके भाई का नाम, वैसे तो धीरेन्द्र गर्ग के धीरेन्द्र शास्त्री बनने की कहानी बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन उनके गांव के रहने वाले जो लोग हैं
उनकी बात किया जाए तो उनके हम उम्र के लोग जो आते हैं उनके दादाजी की तरह इन्हीं सब की कहानी के बारे में बताते हैं। उसके बाद उन्होंने अपने दादाजी से ही इन चीजों के बारे में सीखा था। ये उनके गांव के लोग, उनके हम उम्र के लोग बताते हैं कि अपने दादाजी को लेकर ही धीरेन्द्र शास्त्री एक वीडियोज में कहते नजर भी आते हैं कि हमें लगातार 3 बार सपना में हमारे दादाजी महाराज आए, हमसे अज्ञातवास पर जाने के लिए कहा। हम जानते थे ही नहीं उस वक्त कि अज्ञातवास होता क्या। फिर हमें पता चला कि पांडवों ने भी ऐसा किया था। तब हमें समझ आया कि अज्ञातवास से भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। जब हम अज्ञातवास से लौटे तो दरबार लगाने लगे और लोगों का साथ मिलता रहा। वैसे तो धीरेन्द्र शास्त्री की वेबसाइट पर उनकी संपत्ति के बारे में लिखा गया है तो उनके पास सिर्फ एक मोटरसाइकिल है। उसके अलावा जितने भी दान दक्षिणा आदि प्राप्त होते हैं वो मंदिर के काम में आते हैं, धन की सेवा के उपयोग में होते हैं। उनके अनुसार उन्होंने 9 एकड़ जमीन खरीदी है जहां पर वो कैंसर अस्पताल का निर्माण करना चाहते हैं। कल्याण के जैसे कार्यों के लिए, जैसे कि कन्याओं का विवाह करना हो या जो भी लंबे समय का रोग हो उनका निदान के लिए, और अन्नपूर्ण भंडार में लगाया जाता है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की वेबसाइट में लिखी इन बातों को अगर साइड करके देखें तो बाबा महंगी गाड़ियों के काफिले तो छोड़िए, कई बार प्राइवेट जेट से भी वो चलते हैं। जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निकलते हैं तो दर्जनों गाड़ियों का काफिला उनके साथ निकलता है। लेकिन सवाल यह है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर इतना पैसा आया कहां से, वो इतना प्रसिद्ध हुआ, इसका जवाब क्या है? ये सब कुछ संभव हुआ दरबार से और दरबार में आने वाले भक्तों के चढ़ावे से। इसकी हकीकत एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देने वाला चंदला विधानसभा के पूर्व विधायक रहे रोड प्रजापति बताते हैं कि इस जगह पर शंकर जी का मंदिर था, बगल में हनुमान मूर्ति भी थी। धीरेन्द्र के बाबा यहाँ पर पूजा किया करते थे। इन लोगों के पास घर द्वार कुछ भी नहीं था। पास में ही एक सामुदायिक भवन था जिसमें ये लोग बरसाती डालकर रह रहे थे, पूजा पाठ करते थे, गांव वाले मदद कर देते थे। धीरे धीरे इन्होंने दरबार लगाना शुरू कर दिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि कुछ साल पहले धीरेन्द्र शास्त्री छतरपुर आए थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें स्थानीय मीडिया को बुलाया, जहां पुलिस के सामने उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री ने पत्रकारों से कहा कि हमारा एक सिद्ध स्थान है गड़ा, यहाँ आकर आप लोग दर्शन कीजिए और चमत्कार देखिए। पत्रकारों ने पूछा कि चमत्कार क्या है, तब जवाब आया कि गड़ा स्थित पहाड़ों पर शंकर जी की मंदिर में यदि बल्ब जलाया जाए तो वो बल्ब फूट जाता है, इसलिए मंदिर में सिर्फ दिए की रोशनी ही जल सकती है, जलाई जाती है। लेकिन इस मंदिरों में लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारिक गांव के बावजूद उन्हें उस वक्त मीडिया में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में को ज्यादा दिलचस्पी मीडिया को नहीं नजर आई, नहीं दिखाई दिया। ज्यादातर मीडिया उसे कवरेज भी नहीं दिया। उस समय उन्हें मिला ही नहीं, क्योंकि बुंदेलखंड में यह नया नहीं था। यहाँ बाबाओं का और उनके चमत्कारों की कहानी नई नहीं थी। ये धीरेन्द्र शास्त्री के कथित चमत्कार उस वक्त चित्रकूट रिपोर्टिंग हो ही नहीं पाई। इस वक्त इस तरह नहीं हुई जो इस वक्त अभी हो रही है। जिस तरह की आज के समय पे उसकी रिपोर्टिंग या उनका जो मीडिया में जो प्रभाव पड़ रहा है ये उस वक्त नहीं हुआ था। लेकिन समय के साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से ऐसे लोग जुड़ने लगे जो उन्हें सोशल मीडिया की दुनिया में ले आते हैं। यहीं से धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता बढ़ने लगती है। सोशल मीडिया हाथ लगने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री को मीडिया की जरूरत नजर नहीं गई, या मीडिया की नजर अगर गई बाद में, उसके बाद उनके जो वीडियोज थे वो यूट्यूब और व्हाट्सएप ऐसे प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या तक लोगों को पास पहुंचाया गया। सोशल मीडिया ने भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई। आज की तारीख में धीरेन्द्र के ज्यादातर वीडियोज पर लाखों में व्यूज आते हैं। ट्रेन से लेकर के बस में तमाम लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो धीरेन्द्र शास्त्री के कथित चमत्कारों को देख रहे होते हैं। इसी बीच एक धार्मिक चैनल यानी कि संस्कार ने पिछले 3 साल पहले धीरेन्द्र शास्त्री के साथ मिलकर बड़ी बड़ी भगवत कथाएं करना शुरू कर दिया। स्थानीय मीडिया के कुछ लोग उन्हें नियमित रूप से अब करने लगे। सोशल मीडिया तो ये था ही उनके पास। इनके बाद धीरेन्द्र शास्त्री के नाम के साथ अब कथावाचक शब्द भी आने लगे। अब तो समाचार जैसे बाकी आप देख रहे होंगे प्रसारण इनका सीधा ही लाइव प्रसारण किया जाने लगा, जैसे प्रधानमंत्री की रैली का लाइव प्रसारण किया जाता है। सोशल मीडिया के बाद धार्मिक चैनलों और बाद में समाचार चैनलों और अब तो
राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट मिलने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री धर्म के इस व्यापार में सबसे ऊपर छा गए। इसको पूरा का पूरा अब धीरेन्द्र शास्त्री अपने आप में ही एक माड़ा हुआ है। आज गड़ा गांव की पहाड़ी पर शिव और हनुमान की मूर्तियां हैं। दर्शन के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। और अगर धीरेन्द्र शास्त्री से मिलना है तो हनुमान जी यानी कि बालाजी के यहाँ से नारियल बांधकर अर्जी लगाई जाती है, जिसे पहाड़ी के नीचे एक पंचायत भवन था जिसका जिक्र पूर्व विधायक आदि प्रजापति ने भी किया था। उसने अब अच्छे खासे निर्माण के बाद बाबा बागेश्वर धाम बन चुका है। धीरेन्द्र शास्त्री की दुकान जान मान के बाद अब बारिश और धाम के बाद आसपास की जमीनों की कीमतें भी 80 लाख रुपये प्रति एकड़ तक पहुंच गई है। लेकिन इस बीच धीरेन्द्र शास्त्री पर यहाँ जमीनें जो सिर्फ उन्होंने खरीदी है वो आप अभी नहीं खरीद सकते। उसके बाद कहा जाता है कि बल्कि जो कब्जाई गई जमीन भी वहां पे लोगों के द्वारा बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जो कब्जाई जा रही है। बागेश्वर धाम सरकार पर लगे इस इल्जाम की पड़ताल करने के लिए दैनिक भास्कर अखबार के रिपोर्टर संतोष सिंह ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, जिसमें संतोष सिंह लिखते हैं कि आज छतरपुर खजुराहो हाईवे से सटा गड़ा गांव बागेश्वर धाम के कारण बिजनेस हब बन गया है। रोज हजारों की भीड़ होती है। मंगलवार और शनिवार को लाखों में ये बदल जाती है। इसके चलते दुकानों का एक महीने का किराया 1.25 लाख रुपये तक वहां पहुंच गया है। उसके बाद संतोष लिखते हैं कि अब गड़ा गांव में अब निजी और सरकारी जमीनों पर कब्जे का खेल भी शुरू हो चुका है। सीधा आप बाबा धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके सेवादारों पर है। मंदिर से सटी जमीन छतरपुर जिले में राजनगर तहसील की सरकारी रिकॉर्ड में शमशान, तालाब और पहाड़ के रूप में दर्ज धीरेन्द्र शास्त्री के आसपास की जमीनें की जहां तक भी है वो कब्जाई जा चुकी है। उसके बाद तालाब को पाट कर अब दुकानें बनवा रहे हैं। वहां पे तालाब को तुड़वा कर, तालाब को बढ़ाकर निर्माण कार्यों को जोरों से चालू है। तहसीलदार के निर्माण को लेकर के एक नोटिस भी जारी किया गया है, लेकिन निर्माण आज भी जारी है। इतना ही नहीं, अवैध जो वहां पे प्रॉपर्टी की भी निर्माण करके लोगों को किराए पर देकर के अवैध वसूली भी की जा रही है। संतोष की एक रिपोर्ट पंचायत भवन पर हुए एक अवैध कब्जे का भी जिक्र करती है। अपनी रिपोर्ट में संतोष बताते हैं कि बागेश्वर धाम के पास सरकारी जमीन पर 12 लाख की लागत से सामुदायिक भवन बना था, जैसे पंचायत ने अपनी निधि से बनवाया था, लेकिन इस पर धीरेन्द्र शास्त्री का कब्जा है। सामुदायिक भवन के ऊपर खुद के द्वारा निर्माण करके उसे 2 मंजिल और बड़ा कर लिया गया है। इसी भवन में बैठकर पीसी पर आए लोगों से मिलते हैं, यहीं पर उनका दरबार भी लगता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि पंचायत भवन पर कब्जे को लेकर के गांव के लोगों ने कोई भी एक रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करवाई। कारण इनके पीछे यह भी माना जाता है कि बागेश्वर सरकार की यानी कि बाकी जो सरकार राज्य के प्रभाव के चलते कोई आवाज उठाने की हिम्मत तक नहीं करता। उसके बाद पहले गांव में किसी की शादी के समय इसी पंचायत भवन में जो भी रकम, जो भी पैसे की अदायगी किया करती थी, लेकिन अब वो चीज इस पंचायत भवन पर अब बाबा का कब्जा है। लोग अपनी जमीन को बेचने के लिए दबाव की बात को भी स्वीकार करते हैं, मगर खुलकर बोलने से डरते हैं। वो कहते हैं कि नेता, मंत्री, कलेक्टर, एसपी से लेकर के थानेदार तक धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में माथा टेकते हैं, तो हमारी सुनेगा कौन। और ये बात सही भी है। अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से लेकर के सत्ताधारी पार्टी भाजपा के अध्यक्ष बीडी शर्मा शास्त्री के सामने जमीन पर बैठते हैं। सिर्फ नरोत्तम मिश्रा ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता जिसे पूर्व मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ तक धीरेन्द्र शास्त्री के कदमों के सामने सर झुकाते हैं। वैसे में ग्रामीणों ने धीरेन्द्र शास्त्री का प्रभाव को गलत नहीं माना जा सकता। सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री का ही दबदबा नहीं है, बल्कि धीरेन्द्र शास्त्री के नाम का फायदा उनके छोटे भाई शालिग्राम ने भी उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गड़ा गांव में अहिसार समाज के एक परिवार में एक बेटी की शादी थी। बागेश्वर धाम के सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन बाद में निजी कार्यक्रम करने का फैसला किया गया। 11 जनवरी को थी। इस बात का पता चलने पर पंडित वीरेंद्र शास्त्री का छोटा भाई शालिग्राम रात करीब 12 बजे अपने कुछ साथियों के साथ इस शादी समारोह में पहुंचता है। वहां उसने उत्पात मचाते हुए तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया और लोगों को धमकाया, डराया। परिवार के लोगों ने शादी बीच में ही रोक दी। बारात लौटकर वापस चली गई, रिश्तेदार भी वापस चले गए। हालांकि काफी समझाया गया, इसके बाद इस शादी को संपन्न किया गया।
इसके बाद जो भी हुआ, बाद में भारी जान आक्रोश के चलते पुलिस ने शिकायत दर्ज की। इस दौरान खुले आकाश अविचार कोई आरोप भी लगाया उनके ऊपर। 11 फरवरी की रात जब बाराती खाना खा रहे थे, डीजे पर राय बज रही थी, तभी धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम ने आकर जाति सूचक शब्दों से गालियां देना शुरू कर दिया। शादी में व्यवधान डाला और उनके हाथ में एक पिस्टल थी। उसने पिस्टल से 2-3 बार फायरिंग भी की। खुले आसमान में फायरिंग की थी। दूल्हे आकाश ने बताया कि बागेश्वर धाम में 18 तारीख को सामूहिक विवाह होना था। ये लोग छोड़ रहे थे कि मेरी भी शादी वहीं पर हो, ये लोग चाह भी रहे थे, जिसके लिए धीरेन्द्र शास्त्री ने घर पर खबर भिजवाई थी, मगर हमने सामूहिक विवाह में शादी करने से इस पर लिए इनकार कर दिया। इसलिए शालिग्राम भड़क गए। दबंगई कर से दूर चलकर पहले बात कर लेते हैं अब हम लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर। उनके बाद धीरेन्द्र शास्त्री के दाव में कितना दम है, उनके बातों में कितना दम है, आखिरकार कितनी सच्चाई है, इसका मतलब यह है कि महाराज की शाखा में यूं तो बहुत सारे कॉमन स्कोप हैं, लेकिन उन्होंने अब अपने चमत्कारों की ओर में डॉक्टरी का काम भी शुरू कर दिया है। इसका अंदाज भी थोड़ा सा जुड़ा है, डॉक्टर जैसा नहीं है, डॉक्टर से थोड़ा सा अलग है, चिकित्सकों जैसा नहीं है, उनका वेदभाव जैसा भी नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री भूत प्रेतों का इलाज करने का दावा भी करते हैं। वैसे वो मंच से गुदगुराते हैं, फूंक मारते हैं, भीड़ से चिल्लाने की आवाज उठती है, भीड़ से उठते आदमी चीखते चिल्लाते हुए नजर आते हैं। धीरेन्द्र कहते हैं कि उनको और एक चमाटे मारो, जंजीर से झगड़ा बांधो, झगड़ा वगड़ा की जिस तरह की आप लोगों ने देखा भी होगा उनके वीडियोज में। उसके बाद कॉपी और कलम लिए रहते हैं वो, और जैसे ही इनके सामने पहुंचेंगे तो ये आपकी बीमारी तुरंत जान जाएंगे और उसे कॉपी करके आपके हर एक आपके पीढ़ियों तक के नाम समेत आपकी बीमारी का नाम, उनकी पूरी रिपोर्ट कॉपी पर उतार देते हैं और फिर शुरू होता है इलाज। दवाइयों से नहीं, भभूत से, बड़ा तथाकथित चमत्कार से। लेकिन ऐसा नहीं है कि धीरेन्द्र शास्त्री के कथित चमत्कारिक शक्तियों को किसी ने भी चैलेंज नहीं किया है। सबसे बड़ी चुनौती दी थी नागपुर के अंतःश्रद्धा निर्मूलन समिति के उपाध्यक्ष श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देते हुए कहा कि वो कुछ परीक्षाएं लेंगे। अगर धीरेन्द्र शास्त्री उन्हें पास कर लेते हैं, उन्हें 30 लाख रुपये का नगद इनाम देंगे। और श्याम मानव ने कहा कि वो धीरेन्द्र शास्त्री के सामने 10 लोगों को खड़ा करेंगे, जिसके नाम, पिता का नाम, फोन नंबर, उम्र की पहचान धीरेन्द्र शास्त्री को करनी होगी। इसके अलावा उन्हें दूसरे कमरे में रखे हुए वस्तुओं की पहचान भी करने की चुनौती दी। श्याम मानव ने कहा कि यदि धीरेन्द्र शास्त्री 2 बार ऐसा करने में सफल होते हैं, यदि वो 90% प्रश्नों के जवाब भी अगर सही दे देते हैं, तो अखिल भारतीय अंधविश्वास उन्मूलन समिति के प्रमुख के रूप में उनके चरणों में सर रखकर माफी मांगूंगा और समिति की ओर से 30 लाख रुपये का इनाम भी दूंगा। अगर वो इस दिव्य शक्ति का उपयोग देश के लिए करेंगे तो देश में कहानी की जो होती है, कहीं पे बम विस्फोटक आदि वगैरह जो होते हैं, अगर वो इनकी दिव्य शक्ति का उपयोग देश के लिए करेंगे तो देश में कहीं भी बम नहीं गिरेगी, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता चल जाएगा कि बम कहाँ तैयार हो रहे हैं। इसे देश में कहानी भी आतंकवाद जैसी कोई घटना नहीं घटेगी। श्याम मानव ने आगे की कोई घटना कहा कि आगे ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी। श्याम मानव ने आगे ये भी कहा कि अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी बात पर साबित कर देते हैं तो फिर अगर वो पुरस्कार स्वीकार नहीं भी करते हैं तो वो अपनी समिति का काम बंद कर देंगे, जो पिछले 40 सालों से धर्म के नाम पर लोगों को वो उनका सच सामने लाने का काम वो कर रहे हैं। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह चुनौती स्वीकार की थी, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती देने के बाद श्याम मानव को उनके फोन पर काफी सारी धमकियां मिलना शुरू हो गया, जिसके बाद उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई गई। यहाँ हम थोड़ा सा अंदर जो उनका निर्मूलन समिति की बात कर रहे हैं, उनका गठन 1989 में हुआ। समिति की स्थापना नरेंद्र दाभोलकर करने की उन्होंने ही की थी, जिनकी साल 2013 में दाभोलकर की हत्या कर दी गई थी। समिति के मुताबिक वह लोगों को गुमराह करने वाले अंधविश्वासों के खिलाफ काम करती है। ये समिति मुख्य रूप से महाराष्ट्र में एक्टिव है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जादू टोना और चमत्कारों के चक्कर में शास्त्री उन गंभीर मरीजों की जान को खतरे में तो नहीं डाल रहे हैं जिन्हें तत्काल डॉक्टरों और अस्पतालों और दवाइयों की जरूरत है। म्यूजिक मीडिया संस्थान की एक ऐसी ही रिपोर्ट है जिसका यहाँ पर जिक्र करना जरूरी है। जैसे बागेश्वर धाम इलाज के लिए आई एक 10 साल की बच्ची की मौत हो गई थी, बच्ची के माता पिता मिर्गी का इलाज कराने के लिए उन्हें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार ले गए थे।
कि आप इसकी जो इस बच्ची की जिंदगी के साथ खिलवाड़ की कहानी हुई। 1.5 साल पहले जब ये परिवार धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में बच्ची को ठीक होने के लिए लेकर के आते हैं, तो इस कहानी का अंत 12 फरवरी को, उसके ठीक 10 दिन के बाद इस बच्ची का अंत हो गया। इसी दिन बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और भभूत और चमत्कार के चक्कर में उसकी जान चली गई। बच्ची के परिवार वालों ने बाद में बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री ने उसके माथे पर भभूत लगाई थी और कहा था कि जो ये बच्ची है वो शांत हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के ठीक इसी तरह उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की एक महिला भिखारी तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार से भ्रमित होकर अपनी जान गंवा चुकी है। महिला किडनी की बीमारी से जूझ रही थी। उन्होंने अपनी इस अर्जी के साथ धीरेन्द्र शास्त्री के धाम पहुंची। वो धीरेन्द्र शास्त्री के पास अर्जी लगाकर पहुंचती है और लाइन में लग जाती है। लाइन में लगे लगे ही उनकी मौत हो जाती है। मृतक महिला को गले लगाकर रोते हुए उनके पति की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई, लेकिन इसकी परवाह ऐसे न करते हुए उनको ऐसे ही कितनी जाने अंधविश्वासों के कारण चली जाती है, जो खबरें मीडिया में नहीं आ पाती है। उसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री के पंडाल में लोगों के बेहोश होने की कहानी, गंभीर होने की कहानी, इस तरह की कहानी खबरें आती ही रहती है। इन बेहद गंभीर घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के बजाय धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि ये हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब बालाजी करवा रहे हैं हम। हालांकि अगर आप शास्त्री के इस काम के बारे में, इस चमत्कार के बारे में या किसी जादूगर या किसी वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण से देखेंगे तो जवाब कुछ अलग मिलेगा। दरअसल ये एक कला होती है जिसे हम मेंटलिज्म यानी कि माइंड रीडिंग, दिमाग को पढ़ना भी कहते हैं। इस बात का खुलासा कुछ दिनों पहले कई टीवी चैनलों पर आने वाली इस कला की एक और कलाकार यानी कि यूट्यूब पर सुहानी शाह किया था, जो मुंबई में रहती है। सुहानी साहनी का बताती है कि जादू के अंदर कई अलग अलग वर्जन होते हैं। मेंटली जंप भी उनमें से एक है। जो मैं 32 साल की हूँ, 7 साल की उम्र से जादू की ट्रिक कर रही हूँ और बीते 10 सालों से मेंटलिज्म कर रही हूँ। मेंटलिज्म में कई तकनीकी होती है। कई बार आंखों की मूवमेंट, हाव भाव और बोलने की त्रिकोण से सामने वाले की बात को जाना जा सकता है। ये पूरी कला लोगों के दिमाग के आसपास होती है। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के सुहानी बताती है कि सनातन धर्म कहता है कि हमेशा सच बोलना चाहिए। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वह गलत है। हनुमान जी हम सबके भगवान है, हम सब पर उनकी कृपा है। अगर धीरेन्द्र शास्त्री किसी का दिमाग पढ़ रहे हैं तो ये एक ट्रिक है और उन्हें इस ट्रिक को उनको भी इसे ट्रिक ही बोलना चाहिए, न कि भगवान की कोई कृपा, कोई चमत्कार। धीरेन्द्र जो करते हैं आप मेरे वीडियो सुहानी जान की वीडियो को देखेंगे तो उसमें कहानी आगे की चीजें जो करते हैं वो हम जैसों को समझना चाहिए और उस वीडियो को देखना चाहिए। कुछ दिनों पहले जब सुहानी इंडिया न्यूज चैनल पर आई और तब उन्होंने ये ट्रिक करके भी दिखाई थी, यानी कि साफ तौर पर जाहिर है कि एक चमत्कार बताकर धीरेन्द्र शास्त्री अपने अंधविश्वास का साम्राज्य स्थापित करने में लगी हुई है। वैसे धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार को ट्रिक बोलना भी थोड़ी बेईमानी होगी, क्योंकि इनके दरबार में उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जो पहले से ही होते हैं। लेकिन बात आगे तब जब बढ़ चुकी है, अब बात जादू टोना और चमत्कारों तक सीमित नहीं है बल्कि राजनीति पर चली गई है। इससे पहले ज्यादा फायदा सत्ताधारी पार्टी भाजपा देख रही है। दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जिन राजनीतिक दलों को देश के विज्ञान में कारक और शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था, वो अंधविश्वास और पाखंड के आगे सर झुकाए अपना राजनीतिक हित देख रही है, राजनीतिक फायदा देख रही है। इसमें सभी पार्टी के नेता शामिल है, लेकिन भाजपा थोड़ा एक कदम आगे और चली गई। इसका कारण यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री जादू टोना और चमत्कारों के साथ साथ आम जनता को हिंदू राष्ट्र का सपना भी बेच रहे हैं, जो भाजपा की राजनीति के करीबी है। यही कारण है कि भाजपा के नेता, मंत्री, विधायक धीरेन्द्र शास्त्री की हर एक सभा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। संघ भाजपा दोनों किसी तरह से भी ऐसे किसी शख्स को नहीं छोड़ना चाहते, तो इसकी बहुसंख्यक आबादी पर अपना कंट्रोल रखना चाहते, भले ही वो पाखंड और अंधविश्वास करके समाज को एक कदम पीछे क्यों न ले जाए। आज सत्ता के लालच में धीरेन्द्र शास्त्री को बाकायदा आगे लिए तैयार किया जा रहा है। ऊंचाई बिहार से हो भाजपा सांसद मनोज तिवारी धीरेन्द्र शास्त्री के ड्राइवर बने हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों ने देखा भी था, काफी सारे उस वक्त ट्रोल भी हुए थे मनोज तिवारी। उसके बाद जहां से आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होंगे, उसके बाद साल 2024 में लोकसभा का चुनाव की दृष्टिकोण जो अभी चल रही है महत्वपूर्ण, भाजपा को इसमें बढ़त देखने को आप लोगों को मिल रही होगी। भाजपा के ज्यादातर लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं।
आप लोगों को फिलहाल दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि अभी चुनाव का वक्त चल भी रहा है और जिस वक्त मनोज तिवारी उनका ड्राइवर बने हुए थे उससे ठीक 2-3 महीने के बाद चुनाव का वक्त चलना था। इसीलिए सत्ताधारी पार्टी के लोग धीरेन्द्र शास्त्री के इस तरह के कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आई होप कि धीरेन्द्र शास्त्री की इस जादू टोना के बारे में आप लोग समझ पाए होंगे हमारी वीडियो के माध्यम से। हालांकि वीडियो में अगर किसी भी तरह की अगर कोई भी फैक्ट के साथ अगर कोई छेड़खानी या कोई भी फैक्ट अगर आपको गलत लगे तो हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। बाकी अलविदा लेना चाहेंगे, मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।